हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स अकेडमी पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 होने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। इसमें से वैसे क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जो बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुके हैं और पहला से 12वीं तक के एग्ज़ाम में, और वही क्वेश्चन बार बार वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से अन्य भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग उनको क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या नहीं देख पाएगा मायोपिया में, आइए उस पर हम लोग देखते हैं। तो मायोपिया कहते हैं दो दृष्टि दोष से संबंधित 4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। ये 4 क्वेश्चन जो है दृष्टि दोष से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। इन दोनों का जो है आपको अंग्रेजी नाम भी याद रखना जरूरी है, मायोपिया। मायोपिया। और इसका होता है दीर्घ दृष्टि दोष का अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि बार बार आपको शब्द जो है शब्द से खेल लिया जाता है एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन का इन दोनों का आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है। अब आते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में जो है उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध करने का मतलब आपको निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट का दृष्टि दोष है लेकिन हमको दिखाए दूर नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखता है और दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक नहीं दिखता है। नाम का उल्टा इसमें होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं देख पाता है, दूर नहीं देख पाता। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट नहीं देख पाता, निकट नहीं देख पाता। जरा दृष्टि दोष ऐसा है कि इसमें आपको न ही दूर सही से दिखता है और न ही नजदीक सही से दिखता है। इसमें बाइफोकल का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष जो है उसमें निकट नहीं दिखता है। ये अपने नाम का उल्टा होता है। इस तरह से याद रखिएगा कि निकट में दूर नहीं दिखेगा और दूर में निकट नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से हमें निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें दूर जो है स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, दूर की वस्तुओं को दूर स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो दोनों ही अपने नाम का उल्टा है। अब इनके उपचार के बारे में समझ लेते हैं कि चारों का उपचार में कौन कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे याद रखना है कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है ये 2 अक्षर का है और निकट दृष्टि दोष जो है ये 3 अक्षर का है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2 में 3 और 3 में 4। कहने को दीर्घ दृष्टि कहिए या दूर दृष्टि दोष कहिए 2 अक्षर का है और निकट दृष्टि दोष जो है ये 3 अक्षर का है। तो 3 कहने का मतलब हुआ उत्तल लेंस, 3 कहने का मतलब हुआ उत्तल लेंस और 4 कहने का मतलब हुआ अवतल लेंस। अवतल लेंस 3 अक्षर का उत्तल होता है और अवतल 4 अक्षर का होता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा और निकट दृष्टि दोष में हमें अवतल लेंस लगेगा। तो इस तरह से जो 2 दृष्टि दोष है इसमें तो ट्रिक से आप याद कर लिए। बात करें जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष में इसमें न ही दूर दिखता है सही से, न ही नजदीक दिखता है सही से। तो इसमें दोनों ही प्रकार का लेंस लगेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। तो इस तरह से हमारा चारों जितना क्वेश्चन चारों से पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता, इससे ज्यादा क्वेश्चन दृष्टि दोष से नहीं बनते हैं।
तो आपको इतना क्वेश्चन काफी हो जाता है इस दृष्टि दोष को लेकर के। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मायोपिया, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें निकट अपने नाम का उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर नहीं दिखेगा और दूर दृष्टि दोष में हमें निकट नहीं दिखेगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। इसका जो सही उत्तर होता है कि देखिए टीन जो है कम अभिक्रियाशील होता है जिंक की अपेक्षा। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है कि महंगा और सस्ता का यहाँ उतना मतलब चर्चा नहीं होता, प्रतिक्रियाशीलता को लेकर के इसमें जो है सही उत्तर चुना जाएगा। तो टीन कम प्रतिक्रियाशील होता है जिससे कि खाना जल्दी खराब न हो। अगर प्रतिक्रियाशील ज़्यादा होगा तो खाना खराब होने की संभावना जल्दी होगी। इसलिए ऐसे वस्तु का चयन करना जरूरी है कि जिसमें खाना जल्दी खराब न हो। और टीन ऐसा ही वस्तु है जिसमें जो है प्रतिक्रियाशील टीन की कम होती है। तो जिंक जो है टीन की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो ये सही उत्तर है, जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है जबकि टीन जो है कम प्रतिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी जो प्रकाश संश्लेषण। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है। इसमें घुमा करके दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। यही तो है प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं पेड़ पौधा। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। जितने भी आप अभिक्रिया देखेंगे तो अभिक्रिया में एक हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार के, एक ऑक्सीकरण और दूसरा होता है उपचयन। ये ऑक्सीकरण अंग्रेजी नाम है, इसका हिंदी होता है अपचयन और उपचयन का अंग्रेजी होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रकार की अभिक्रिया होता है। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको रिडक्शन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अगर आप सीधे सीधे समझिए तो CO2 का उपयोग किया जाता है और CO2 में यहीं से ऑक्सीजन मिलता है, जो कि ऑक्सीजन हमें बाद में पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जबकि लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें मिलता क्या है पेड़ पौधा से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। और कार्बन अलग हो जाता है, कार्बन जो है अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। इस तरह की CH2N+O इसके साथ इस तरह की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ टूटता है, मतलब ऑक्सीजन हटता है। ऐसे अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन। यहाँ ऑक्सीजन जुट नहीं रहा है, ऑक्सीजन पहले यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से साथ में था, अब वो हट करके अलग हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हट करके अलग हो जाता है उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वैसे अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया, इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है अर्थात टूट करके अलग होता है अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना होगा कि ट्रैकोमा रोग का संबंध है। तो ट्रैकोमा आंख से संबंधित बीमारी है जिसमें अंधापन हो जाता है। व्यक्ति ट्रैकोमा के कारण अंधापन आता है व्यक्तियों में। तो ट्रैकोमा के कारण अंधापन नामक बीमारी होती है। तो इस तरह ट्रैकोमा बीमारी का संबंध आंख से होता है। एक सेकंड।
तो ट्रैकोमा रोग का संबंध आंख से होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बल बराबर होगा। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। इस सिद्धांत पर जो भी काम करेगा वही जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम से चलता है। जैसे आप अगर रॉकेट को देखिएगा तो रॉकेट जो चलता है, रॉकेट अपने पीछे धुआं छोड़ता है। और अगर इस तरह का रॉकेट है, एक रॉकेट बनाया जाए तो रॉकेट यहाँ से पीछे की ओर धुआं छोड़ता है इस तरह से, और जो धुआं द्वारा ये धुआं छोड़ने में जो बल लगाता है तो धुआं भी उस पर उतना ही बल लगाता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो रॉकेट में धुआं पर जो बल लगाया जाता है वही उल्टा बल धुआं द्वारा जो रॉकेट पर लगता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर धुआं और रॉकेट जो है एक्शन रिएक्शन बल का कार्य कर रहा है। तो रॉकेट का उड़ना ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। दूसरा बात, अगर आप तीरंदाजी को देखिएगा तो आप जितने जोर से धागा को टानते हैं, जितनी ही ऊर्जा उसको मिलती है उतनी ही ऊर्जा फिर तीर को मिलता है और वो आगे बढ़ता है। तो तीरंदाजी भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण होगा। अगला जो हम लोग का है कि दीवार पर कील ठोकना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गुटके को अगर दीवार पर मतलब स्वतंत्र छत से लटका दिया जाए और उस पर कील ठोका जाए तो ऐसे में कील ठोकना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंपल दीवार में ठोकते हैं तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन बल सही से कार्य करता है, जबकि अगर गुटका लटका हुआ रहेगा कहीं पर तो वहां पर जितना हम एक्शन मारते हैं उतना रिएक्शन बल नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुटका अपनी जगह से हट जाएगा। तो इस स्थिति में एक्शन रिएक्शन बल बराबर नहीं हो पाता है, जिस कारण से गुटका लटके हुए गुटका पर कील ठोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम दीवार पर कील ठोकते हैं, ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। न्यूटन के गति के तीनों ही न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। रासायनिक गुण, किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर किस पर करता है? अगर ये परमाणु है और ये नाभिक है, तो आज का जो परमाणु हम जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, आज का पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। परमाणु क्रमांक पर, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और हर तत्व का परमाणु क्रमांक उसके रासायनिक गुण धर्म को डिसाइड करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये जो है किसी भी परमाणु का गुण धर्म डिसाइड करता है, न कि न्यूट्रॉन इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। परमाणु का गुण धर्म इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 और 8, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 8 है तो ये जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर किसी का 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो अगर उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8 और 1, अर्थात ये धातु होगा। ये डिसाइड कर रहा है कि परमाणु क्रमांक 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मतलब ये डिसाइड कर रहा है कि कोई चीज धातु होगा या अधातु होगा, मतलब उनके गुणधर्म को डिसाइड करता है। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे को तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में जो उसका गुण धर्म डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो उसके गुण धर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में चेंज होगा तो उनका परमाणु का जो रासायनिक गुण है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आपको परमाणु के नाभिक में अगर गुणधर्म कोई कण जोड़ना है और उसको गुणधर्म को चेंज भी नहीं करना है, रासायनिक गुण के परिवर्तन भी नहीं करना है, तो आप उसमें न्यूट्रॉन जोड़ सकते हैं। न्यूट्रॉन के अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ते हैं तो इसका जो है रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपको रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं करना है तो आप न्यूट्रॉन जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जोड़ने से रासायनिक गुण परिवर्तित होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन, सी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में सजाए। तो इसको सजाना है आपको केंद्रीय उच्च भूमि, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। देखिए आज अभी तक हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि भारत में जो है पर्वत, अगर भारत में कुल पर्वत की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल पर्वत 30% है। अगर पठार की बात करें तो पठार 28% है, और अगर मैदान की बात करें तो मैदान जो है 42% है। ये कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का ये बंटवारा है। इतना पर्वत है, पठार है और मैदान है। यहाँ पर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पूछ रहा है। केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब हो गया दक्कन का पठार की बात कर रहा है। दक्कन के पठारी इलाका जो भाग है, केंद्रीय मतलब मध्य में, केंद्रीय मतलब बीचों बीच, और उच्च भूमि मतलब पठारी क्षेत्र। उच्च भूमि का तात्पर्य होता है पठारी क्षेत्र, और पर्वत को भूमि नहीं कहते हैं। उच्च भूमि कहने का सीधा मतलब हो गया पठार। और तो ये पूछ रहा है महाराष्ट्र और दक्कन का जो पठार है उसके बारे में। दूसरे नंबर में महान मैदान किसको कहा जाता है, तो गंगा प्लस सिंधु प्लस ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को मिला करके जो मैदान का निर्माण होता है उसे हम लोग महान मैदान कहते हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो मैदान का निर्माण होगा वही महान मैदान कहलाता है। लेकिन इनके अलावा भी कई मैदान है भारत में, जैसे गोदावरी में चल जाइए, गोदावरी का मैदान है। मध्य प्रदेश का मालवा की तरफ जो मैदान है, बहुत सारे मैदान इनके अलावा भी बच जाता है। तटीय मैदान कहने का मतलब हो गया कि वही आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र में जो गंगा, गोदावरी और कृष्णा मिल करके जो मैदान बनाती है वो हो गया तटीय मैदान, समुद्र के किनारे। और उत्तरी पर्वत कहने का मतलब हो गया हिमालय। तो इनके अलावा भी पर्वत है, हिमालय के अलावा भी पर्वत है भारत में, जैसे पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है, मैकाल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, अरावली पर्वत है। ये सब सिर्फ हिमालय से बाहर के पर्वत है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हिमालय का जो भारत में विस्तार है वो लगभग में 10% के आसपास है। तो इसका सबसे जो आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे कम इसमें होगा तटीय मैदान। 1 नंबर पर आएगा तटीय मैदान, जो कि ए ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि 3 नंबर आएगा जो तटीय मैदान है सबसे कम है। इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि, फिर आएगा महान मैदान और सबसे लास्ट में आएगा उत्तरी पर्वत। इन चारों में सबसे ज्यादा उत्तरी पर्वत है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में चल गया क्वेश्चन। और यहाँ पर आप ये डाटा याद रख सकते हैं जो कि अगर डायरेक्ट पूछे एग्जाम में तो ये उपयोगी हो सकता है। ये मोटा मोटी बंटवारा है कि टोटल पर्वत इंडिया में 30% है, पठार 28% और मैदान 42%। तो ये टोटल जो है बंटवारा है कुल मिलाकर के, जबकि इनको ये तोड़ करके पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे कम। अगर इन चारों में देखा जाए तो तटीय मैदान, फिर होगा केंद्रीय उच्च भूमि, फिर महान मैदान और सबसे लास्ट में उत्तरी पर्वत। इन चारों में सबसे ज्यादा उत्तरी पर्वत का हिस्सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलिए देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। थोड़ा सा अगर मैप पर ये अगर भारत का मोटा मोटी नक्शा मान लिया जाए तो यहाँ पर पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत का विस्तार है भारत में इस तरह से, और ये जो इलाका है इस तरह से आप चल जाइए, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा काराकोरम। काराकोरम का कुछ क्षेत्र भारत में भी है, कुछ क्षेत्र भारत से बाहर भी है। ये हो गया काराकोरम। काराकोरम के बाद अगला जो है ये है, यहां पर आपको दिखेगा लद्दाख। ये लद्दाख है। इसके बाद इससे अगला जो आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा जास्कर।
ये जास्कर है। और सबसे लास्ट में हिमालय के यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखेगा आपको, ये है पीर पंजाल। और इनके बीच से बृहद हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो बृहद हिमालय का जो बीचों बीच जो ये गुजरा हुआ है लगातार श्रृंखला, ये बृहद हिमालय है जो लगातार श्रेणी में है। इसके इस पार को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट है, जबकि ये जो है इधर से ये हिमालय के बाहरी हिस्सा का पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट है। हिमालय के मेन हिमालय जो है उसके उस पार का क्षेत्र है ये, तो ये तीनों ट्रांस हिमालय में आ जाता है। और ये जो है हिमालय के अंतर्गत आता है। तो अगर उत्तर से दक्षिण हमको सजाना होगा तो उत्तर ये हो जाएगा। कॉपी के ऊपरी हिस्सा को हमेशा उत्तर माना जाता है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पंजाब। तो इसमें देखते हैं सही क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर और जास्कर के बाद पीर पंजाल। पीर पंजाल आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा और ये 3 जो है आपको लद्दाख में पड़ जाएंगे। तो 3 लद्दाख के क्षेत्र में और पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये बी ऑप्शन, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। और ये बृहद हिमालय का पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय, इसके उस पार के हिमालय को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये इधर हिमालय के इस पार ये मेन हिमालय, मेन हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक। तो 3 इधर से हिमालय के 3 हिस्से और 1 हिस्सा है ट्रांस हिमालय। 4 भाग में बांटा गया है उत्तर से दक्षिण में। तो ये ट्रांस, चलिए ये भी लिख ही देते हैं आप लोग का कंफ्यूजन दूर रहे। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। ये है ट्रांस हिमालय। ये जो है इसे कहते हैं हिमालय, जो बृहद हिमालय कहते हैं, ये मेन हिमालय है, बृहद हिमालय। और इसके बगल में यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिखेगा, ये बस छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग मध्य हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमाद्री। और इनके नीचे में हमें दिखेगा शिवालिक, सबसे नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आइएगा, ये है शिवालिक। इस तरह से हिमालय का बंटवारा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये हिमालय का जो 4 पार्ट हुआ, ट्रांस हिमालय, हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये तीनों ट्रांस हिमालय में आ जाएंगे। कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और पीर पंजाल आ जाएगा। ये जो हिस्सा है पीर पंजाल, ये आपको मध्य हिमालय के सामने दिखेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये तीनों लद्दाख के क्षेत्र में पड़ेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, उत्तर से दक्षिण के क्रम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होता है 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो भारत यहाँ पर है, और भारत का जो शुरुआत होता है 8 डिग्री से, और यहाँ पर नीचे आइएगा तो 10 से 15 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये 8 डिग्री लगभग यहाँ पर 10 से 15 डिग्री के मध्य यहाँ पर जो है चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जो मानसून हमें भारत में लाता है, ये यहाँ पर होता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सही उत्तर होगा 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो भारत में भूस्खलन तो हिमालय की घटना है, हिमालय पर भूस्खलन होता है, जिसमें 3 हिमालय हमें मुख्यतः दिखते हैं। एक तो हिमालय, फिर आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 3 बृहद मतलब हिमालय के बड़े क्षेत्र, पर्वतों के बड़े श्रृंखला है यहाँ पर। उसमें से कुछ हिमालय आपको केंद्रीय भूमि में भी मिल जाएंगे, जैसे अरावली जो बीच में पड़ता है, ये सब साइड में है। जैसे भारत रूप से बना दिया जाए तो ये होगा हिमालय का पार्ट, ये हिमालय का पार्ट, ये हिमालय है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी घाट,
और यहाँ पर आपको टूटे फूटे रूप में यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा पूर्वी घाट। ये तीनों जो है पूर्वी घाट है। फिर और भी पर्वत जैसे आपको मिलेगा अंदर में, जब यहाँ पर है राजस्थान के पास अरावली, ये अरावली है। यहाँ पर आ जाइएगा तो विंध्याचल, पहले सतपुरा, फिर विंध्याचल, यहाँ पर मैकाल श्रेणी, बहुत सारे पर्वत मध्य भूमि में भी पड़ता है। लेकिन ये तीन बड़े बड़े क्षेत्र हैं, ये सब छोटे छोटे पहाड़ हैं भारत में। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो हिमालय में भूस्खलन होता है, यहाँ पर पश्चिमी घाट में भूस्खलन होता है, जबकि इन दोनों की ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ जो भी पर्वत है वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और इनकी ऊंचाई जो है ज़्यादा नहीं है। पूर्वी घाट में भूस्खलन कम होता है, लैंडस्लाइड कम होता है पूर्वी घाट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट, जाके जहाँ लैंडस्लाइड की घटना, भूस्खलन की घटना बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीना में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर ये भारत में अगर देखा जाए तो ये जाड़ा का ऋतु है। अक्टूबर नवंबर में भारत में जाड़ा होता है और ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता रहा है। लेकिन इस बार बीपीएससी हमेशा आपको शब्द से खेलने की कोशिश करता है। अगर आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे तो उत्तर देना आपके लिए आसान होगा। अगर सीधे सीधे पूछ देता है कि शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो सब पढ़ते हैं कि तमिलनाडु के तट पर, लेकिन ऑप्शन में आपको तमिलनाडु भी नहीं दिखेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रवृत्ति तो चेंज हुई है इस मतलब मामले में कि क्वेश्चन समझ करके पढ़ा जाए तो ही जो है आपको डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल आना चाहिए, तब जा करके आप सही उत्तर दे पाइएगा। तो अक्टूबर और नवंबर महीना मतलब शीतकाल में, और शीतकाल में वर्षा जो होता है वो तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु पड़ता है कोरोमंडल तट पर। ये जो आपको क्षेत्र कहलाता है, ये जो तटीय क्षेत्र है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। सॉरी, ये कोरोमंडल तट, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है कब? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। इसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। इसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून के कारण भारत में कहाँ वर्षा होता है शीत ऋतु में? तो वो होता है कोरोमंडल तट पर। और शीत ऋतु में दक्षिण भारत में तो हम लोग देख लिए, और उत्तर भारत में भी वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर भारत में जो वर्षा होता है शीत ऋतु में, ये होता है यहाँ पर है भूमध्य सागर। जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यहाँ पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से एक हवा उठती है जिसे हम लोग कहते हैं जेट प्रवाह। भूमध्य सागर से जो हवा निकलती है उसे हम लोग कहते हैं जेट प्रवाह। और इसका एक और नाम है, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। चूंकि ये विक्षोभ पश्चिम में उत्पन्न होता है भारत के, तो इसे इसलिए पश्चिमी विक्षोभ का नाम भी दिया जाता है। भारत के पश्चिम में उत्पन्न होने के कारण इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में जो है शीतकाल में वर्षा होती है। और इस काल में वर्षा सर्वाधिक होता है पंजाब में, पंजाब के बाद दिल्ली में, यूपी में और बिहार में। केवल पट्टी में आपको वर्षा दिखेगा शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है किस कारण से उत्तर भारत में होगा? वो होता है पश्चिमी विक्षोभ या जेट प्रवाह, जो कहाँ से निकलती है? भूमध्य सागर से। इस कारण से उत्तर भारत में वर्षा होगा। जबकि दक्षिण भारत में जो वर्षा होता है शीत ऋतु में, वो होता है लौटता हुआ मानसून के कारण। तो शीतकाल में आपको दो जगह की वर्षा पड़नी है, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की वर्षा होती है जेट प्रवाह या पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और दक्षिण भारत की वर्षा होती है लौटता हुआ मानसून के कारण। और ये शीत ऋतु में आता है और ये कोरोमंडल तट पर अर्थात तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर भारी वर्षा हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। सही उत्तर बी नंबर इसका होगा, कोरोमंडल तट पर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो इसे याद रखिए कि बागवानी इसे कहा जाता है। फलों और सब्जियों की खेती को हम लोग बागवानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? तो पहले एक शब्द यहाँ पर शाहाबाद जो है, ये जो सोन नदी के इस साइड वाला जो इलाका है, पश्चिम साइड वाला इलाका, इसे हम लोग शाहाबाद क्षेत्र कहते हैं। रोहतास और कैमूर वाला जो क्षेत्र है वो शाहाबाद क्षेत्र कहलाता है। तो शाहाबाद क्षेत्र में और आरा पटना में, यहाँ इन तीनों जगह से कौन मिलेंगे आपको? वीर कुंवर सिंह। अर्थात इसने पूरे बिहार का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह जो है आपको 1857 की क्रांति में बिहार के प्रत्येक जगह मिल जाएंगे, लेकिन मूलतः पटना, आरा और शाहाबाद क्षेत्र में ये एक्टिव थे। और यहाँ से इन्होंने जो पद्धति अपनाया था युद्ध लड़ने की, जो पद्धति अपनाए थे वो थे गुरिल्ला युद्ध। ये कभी भी खुला युद्ध नहीं किए, गुरिल्ला युद्ध करते थे अधिकांश समय, और खुला युद्ध भी किए तो उसमें इन्होंने अधिकांश बार विजय ही प्राप्त किए। और इनकी मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनकी मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1858 को मृत्यु। जब ये 22 अप्रैल को घर लौटते हैं, जिस दिन अंतिम लड़ाई वो लड़ते हैं और अपने हाथ को गंगा नदी में काट करके हाथ एक घायल हो जाता है, जिसमें अपने एक हाथ को ये गंगा नदी को अर्पित कर देते हैं। तब अगले ही दिन, उसके अगले दिन वो वैसे वो युद्ध वो जीत जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 22 अप्रैल के दिन वो युद्ध हुआ था, मतलब वापिस आते हैं, और 23 अप्रैल के दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन पर आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर अगर समझ ले तो इनसे संबंधित 4-5 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे D2O का प्रयोग मतलब ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? नियंत्रक के रूप में। और मंदक, सॉरी यहाँ मंदक लिखा हुआ है, यहाँ पर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन पर आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है। तो ये सबसे पहले ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि नाभिक का विखंडन हो जाना, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे यूरेनियम की अगर बात किया जाए तो यूरेनियम का अगर ये परमाणु लीजिएगा तो यूरेनियम का ये होता है 92, ठीक है, और 92 238 वाला, 35 वाला नहीं लिया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 को लिया जाता है, ठीक है। ये विखंडित होकर के 2 पार्ट में बढ़ता है, और एक नाभिक इसका जो बनेगा, 2 प्रकार के नाभिक बनेंगे। इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। तो ये जो विखंडित होगा इस तरह से विखंडित हो जाता है, 55 और 37 वाले में विखंडित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब ये कैसे काम करता है तो थोड़ा इसको समझिए। ये जो यूरेनियम का हम हर परमाणु पे एक जगह लिख रहे हैं, इससे समझने में आसानी होगी। ये है यूरेनियम का, थोड़ा हटा करके लिख रहे हैं, क्योंकि ठोस में इतना हटा होता नहीं है, कल बस समझने के लिए हम इसे थोड़ा सा हटा करके लिख रहे हैं। ये है यूरेनियम के सभी परमाणु, ये परमाणु है किसके? यूरेनियम के 92 238 में, ये परमाणु है। इसमें क्या किया जाता है कि एक न्यूट्रॉन से किसी एक परमाणु पर हमला किया जाता है, किससे? मारा जाता है। इस प्रक्रिया में इसका एक परमाणु टूटेगा। जब न्यूट्रॉन से एक नाभिक पर, एक परमाणु पर वार किया जाता है तो एक परमाणु इसका टूटेगा, और इनसे फिर से एक परमाणु टूटेगा और 3 जो है न्यूट्रॉन निकलेंगे। एक में से कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 मिलकर के अगले 3 को विखंडित करेंगे, और फिर से अब ये जो है फिर से 3 को विखंडित करेंगे, ये 3 को करेंगे, ये वाला जो विखंडित, इनसे भी 3 निकला है तो ये भी 3 को करेंगे, ठीक है, और ये जो 3 है तो ये भी 3 को करेंगे। इस तरह से हर चरण में अब कितने हो गए? 9 गो हो गए। 9 गो मिलकर के कितने को करेंगे? 27 को। 27 मिलकर के 81 को। हर चरण में एक परमाणु के विखंडित होने से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एवरेज रूप से। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक ही बार में अगर देखिएगा तो पहले 1 न्यूट्रॉन से आपने वार किया था, 1 से 3 हुआ, 3 न्यूट्रॉन से फिर 9 न्यूट्रॉन होता है, 9 से 27 होता है, 27 से 81, और ये प्रक्रिया चलती ही जाती है, और इतनी फास्ट में चलती है कि पलक झपकते ही पूरा जो है एक देश को तबाह कर सकता है ये परमाणु बम। इतना होता है पावरफुल। तो ये परमाणु बम का सिद्धांत हुआ। इसे हम लोग कहते हैं अनियंत्रित।
ये क्या है? अनियंत्रित विखंडन। 1 से 3, 3 से 9 हुआ है, तो ये हुआ अनियंत्रित विखंडन, और इसे हम लोग कहते हैं बम। ये है परमाणु बम, ये परमाणु बम है। लेकिन जब बिजली उत्पादन करना हो तो हम लोग जो नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल करके मतलब इसको रखते हैं, 1 से 1 ही करना है, 1 से 1 ही, फिर 1 से अगला 1 होगा, फिर 1 से अगला 1 होगा, फिर 1 से अगला 1 होगा। अब इस प्रक्रिया में हमारे पास दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक समस्या है कि देखिए, जब हम न्यूट्रॉन से वार करते हैं नाभिक पर, तो नाभिक की गति, न्यूट्रॉन की गति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी शीशा पर अगर आप गोली चलाइए, जैसे फिल्मों में देखते होंगे कि अगर शीशा पर गोली चलाया जाता है तो शीशा फूटता नहीं है, शीशा छेद होकर के गोली निकल जाता है। लेकिन उसी शीशा पर आप पत्थर से मारिए तो वो शीशा टूट जाता है। इसका कारण ये है कि आपकी गति अगर ज़्यादा होगी, पत्थर को भी उतनी ही गति से फेंका जाए जितनी गति से गोली फेंकते हैं, तो वो शीशा को तोड़ेगी नहीं बल्कि छेद करके निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया में मतलब शीशा टूटेगा नहीं। लेकिन अगर वही पत्थर स्लो मोशन में फेंका जाए तो उससे शीशा टूटता है। तो टूटने के लिए स्पीड नियंत्रित होना चाहिए। ये जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड नियंत्रित होनी चाहिए। दूसरा बात, यहाँ 1 से जो 3 हो रहा है, 3 से 9, 9 से 27, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो न्यूट्रॉन को जो मंद करने, इसकी न्यूट्रॉन की गति जो यहाँ पर निकल रही है उसको अगर मंद करना है, इसे हम लोग कहते हैं मंदक। न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, मतलब धीमा करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। इसे मंदक का उपयोग, और मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है ताकि यहाँ पर अगला विखंडन हो सके। अगर ज्यादा गति होगी तो ये विखंडित ना होकर के ये परमाणु को बेचते हुए निकल जाएगा, वो विखंडित नहीं कर पाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन की गति को मंद करना जरूरी है। तो भारी जल का उपयोग करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये अनियंत्रित विखंडन हो रहा है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, जो नियंत्रण में नहीं आ रहा है, अगर उसको नियंत्रित करना है, ऊर्जा में बनाना है, तो देखिए ये जो विखंडन हो रहा है ये विनाश का कारण बनता है। इससे ऊर्जा नहीं बनता है। ऊर्जा तो इतनी अधिक ऊर्जा भी बनता है, इतनी अधिक मात्रा में बन जाता है ऊर्जा की पूरे देश को तबाह कर देता है। दुनिया को तबाह करने की क्षमता है इस बम के पास, अगर अनियंत्रित में हुआ। लेकिन अगर आपको ऊर्जा, बिजली प्राप्त करना है तो आपको नियंत्रित में चाहिए, ताकि ये बम न बन सके, ये नियंत्रण में रह सके और उतना ही ऊर्जा पैदा करे जितना कि हमको आवश्यकता है। तो 1 से 1 अगर चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। तो 1 करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1 करने के लिए सबसे यहाँ पर जरूरी ये है कि यहाँ पर जैसे ही 3 निकला तो 2 को अवशोषित कर ले, फिर यहाँ पर जैसे ही 3 निकला 2 को अवशोषित कर ले, यहाँ से भी 2 को अवशोषित कर ले, यहाँ से भी 2 को अवशोषित कर ले। हर कदम पर अगर ये अवशोषित करता जाएगा तो हर कदम पर 1 ही न्यूट्रॉन बचा रहेगा और वो 1 न्यूट्रॉन जो है इसको भेद करके निकल जाए, मतलब विखंडन कराएगा। 1 ही चरण चलता रहेगा। तो यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए, रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण कैसे होगा? न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। कैसे? न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। अगर 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, अगर 2 को अवशोषित कर लिए तो नियंत्रित हो ही गया, तो अवशोषित करके। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है कैडमियम के छड़ का। कैडमियम, अच्छा एक और का उपयोग किया जाता है वो है बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन के छड़ का, ये 2 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर को शांत करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछ रहा है D2O का प्रयोग किस लिए होता है, तो यहाँ पर लिखे हैं D2O का उपयोग किसके रूप में? मंदक के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदक के रूप में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए यूरेनियम 92-238, इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में। यूरेनियम का विखंडन होता है, तो यही ईंधन का कार्य करता है। अब नियंत्रण के रूप में किसका काम होता है? तो नियंत्रण का काम करता है कैडमियम और बोरॉन का छड़। कैडमियम एवं बोरॉन का छड़।
ये नियंत्रण का काम करेगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका सही उत्तर मंदक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पादप कार्मिकी। पादप वर्गीकी क्या है, जिसमें आप लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग संघ गण कुल प्रजाति इसमें जो बांटा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पादप वर्गीकी। तो इसमें पादप वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में हम लोग पर्यावरण से संबंधित जीवों के जो परस्पर संबंध होते हैं एक सजीव के दूसरे सजीव से, उसका अध्ययन हम लोग पारिस्थितिकी में करते हैं। और पादप कार्मिकी किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग पादप कार्मिकी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंश गति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे अनुवांशिकी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, ये करता है दाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, दाल। दाल के पौधे में, ये एक दाल का पौधा मान लिया जाए, ठीक है, ये दाल का पौधा है। अगर इसकी जड़ को देखा जाए तो इसके जड़ में एक जीवाणु होता है, इसके जड़ में एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, राइजोबियम। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जो जीवाणु है, क्या है, बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है राइजोबियम। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, हमें वर्णक पूछ रहा है। तो इसमें जो दाल में जो वर्णक होता है, ये होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये याद रखिए। और यहाँ पर ये याद रखिए कि राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है, तो दाल में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दाल का पौधा छोड़ करके अन्य पौधा नहीं करता है। तो आपको दाल ही याद रखना है। जितने प्रकार के दाल है, चना, अरहर, मूंग, उड़द और जो मटर, इस तरह के जितने दाल है, सब जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन वर्णक है, जो दाल के पौधा में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार है। और जो जीवाणु जिम्मेवार है वो है राइजोबियम जीवाणु। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, पर देखिए दुनिया में 3 तरह के जानवर मिलेंगे, या इंसान की भी वही जो है, एक ये है, एक वो होता है जो डायरेक्ट हरे पौधा के उत्पाद को खाता है, जिसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। एक वो होता है जो मांसाहारी होता है, पूर्णतः मांसाहारी, वो मांस छोड़ करके और कुछ नहीं खाएगा, जैसे शेर हो गया। और कुछ ऐसे भी जीव है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो देखिए हर्बल प्रोडक्ट का आप लोग नाम सुने होंगे। हर्बल मतलब होता है जो जड़ी बूटी से बनता है। हर्बल शब्द से बना है हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जो होगा ये होता है शाकाहारी। हर्बीवोर को कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जानवर कहलाता है हर्बीवोर। कार्निवोर कहलाता है मांसाहारी। जो प्योर मांसाहारी है उसे हम लोग कहते हैं कार्निवोर। और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है उसे हम लोग कहते हैं ओमनिवोर। शाकाहारी प्लस मांसाहारी, 3 ही तरह के जीव मिलेंगे, जिसे आपको 3 नाम से याद रखना है। शाकाहारी को हम लोग कहेंगे हार्बीवोर, और जो प्योर मांसाहारी है उसे हम लोग कहेंगे कार्निवोर, और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है उसे हम लोग कहेंगे ओमनिवोर। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि जो मुख्यतः मांस खाता है उसे हम लोग कहेंगे कार्निवोर। सही उत्तर हो जाएगा कार्निवोर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। इसी के कारण उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, और इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ, या इसे एक और नाम कह सकते हैं जेट प्रवाह। ये जेट प्रवाह का हिस्सा है। जेट प्रवाह वायुमंडल में 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात अगर सीधी सीधी कहा जाए तो ये क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सीमा पर ये उड़ता है।
क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर बहता है और ये नीचे आता है तो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हमें उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ? तो शीतकाल में होती है पंजाब, इसके बाद आपको बिहार, यूपी और दिल्ली के क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो एक पट्टी उत्तर भारत का जो है उस रूप में वहाँ शीतकाल में वर्षा करती है। इस कारण से जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ से आती है? तो भूमध्य सागर से। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मतलब भूमध्य सागर उत्तर पश्चिम में पड़ेगा और वहाँ से जो है ये चलकर आती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जेट प्रवाह या पश्चिमी विक्षोभ। अब आते हैं हवा में नमी को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपकरण हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यंत्र से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोमीटर नाम से ही द्रव पदार्थ से रिलेटेड लग रहा है, तो ये द्रव के घनत्व को मापता है, द्रव के घनत्व को या फिर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को, ये द्रव के विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व को मापता है। और ओडोमीटर आप लोग जानते हैं कि गाड़ी में जो लगा रहता है ये दूरी मापने के लिए होता है, जो किलोमीटर दिखाता है आपको आपके गाड़ी में, तो उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाएगी जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा कहाँ सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर इस पट्टी में जो है आपको यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, एक तो यहाँ पर। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में, यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर भारत में मिजोरम में जो मासिनराम है, मेघालय में मासिनराम है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और मैं उसी के बगल में है मेघालय में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी मेघालय में भी पाया जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है काजू के लिए। काजू उत्पादन कहाँ होगा? तो लेटेराइट मिट्टी पर। तो काजू उत्पादन लेटेराइट मिट्टी पर कहाँ होगा? जहाँ सर्वाधिक वर्षा। तो एक तो भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर है, उसके बाद आपको पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में है, और भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य में सबसे ज्यादा लंबा इसका मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ये मालवा का पठार पाया जाता है। तो इसलिए मालवा का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबा क्षेत्र कर्क रेखा कहाँ तय करती है? तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में। तो सही उत्तर इसका होगा मालवा का पठार। एक बात और कर्क रेखा से आप लोग याद रखिए कि ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा में कर्क रेखा पर ठीक ठीक बसा शहर है, वो है रांची। रांची कर्क रेखा पर बसा है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात का जो गांधीनगर है और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, ये गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, ये जस्ट बगल में है। गांधीनगर और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो 3 जो राजधानी है जो कर्क रेखा के बगल में आता है, तो वो है गांधीनगर जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में, भोपाल में कर्क रेखा के दक्षिण में, और रांची जो है एकदम कर्क रेखा पर ही बसा हुआ शहर है। एकमात्र राजधानी वाला शहर जो कर्क रेखा पर बसा है वो है झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा पर बसा हुआ है। तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्र ये कहाँ तय करता है? तो मध्य प्रदेश वाला इलाका में, और मध्य प्रदेश में जो है मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत है? तो युवा बलित पर्वत क्या होता है कि बलित पर्वत इसी को मोरदार पर्वत कहते हैं। ये आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण कई जगह जो है जमीन मुड़ जाता है, जिस कारण वहां पर बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो बलित पर्वत यानी मोरदार पर्वत। तो युवा आपको पूछ रहा है युवा बलित पर्वत। तो युवा बलित पर्वत के उदाहरण जो हिमालय के साथ उत्पन्न हुए हैं, जैसे युवा बलित पर्वत हो गए हिमालय। दूसरा अगर आप बात कीजिएगा तो एंडीज जो कि अमेरिका में है। तीसरा अगर बात कीजिएगा तो यूराल। ये सब युवा बलित पर्वत के उदाहरण है युवा के। लेकिन यहाँ पर हमें पूछ रहा कि युवा जो नहीं है मतलब पुराना है, तो दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत है अरावली। अरावली दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत, पूरी दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत है अरावली।
और आल्पेशियन ये भी जो है आपको प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है, जो कि अब ये दोनों बहुत पुराना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो आप युवा में याद रख सकते हैं हिमालय, एंडीज और जुराल। तो एंडीज युवा बलित पर्वत है, जबकि अरावली और आल्पेशियन ये पुराना बलित पर्वत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय में कौन सा और विद्रोह हुआ था, तो वो संथाल विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले ये विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले खत्म हुआ। तो संथाल विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ है, तो इसमें 6 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप 6 का नाम, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, एग्जाम बार बार पूछते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धू और उसका भाई कान्हू, ये 4 भाई और 2 बहन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। और इसकी बहन का नाम था फूलो और आनो, ये 2 बहन थी। तो 6 ने इस आंदोलन में महिला ने भी अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है इस विद्रोह में कि एक आदिवासी विद्रोह जिसमें महिलाओं ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो वो था संथाल विद्रोह, जिसमें फूलो और आनो नाम की 2 बहनें थी। जो ये 6 भाई बहन थे और ये 6 भाई बहन मिलकर के मतलब संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और इसमें जो है महिलाओं का भी नेतृत्व होता है। तो संथाल विद्रोह का इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें एक भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अच्छा, ये हुआ कहाँ था, तो ये राजमहल पहाड़ी, झारखंड से लेकर राजमहल पहाड़ी से बिहार के भागलपुर तक ये फैला हुआ था। ये इतने दूर में जो है फैला हुआ विद्रोह था। तो आप इसकी क्षेत्र जो है ये भी याद रखिए, राजमहल पहाड़ी से लेकर के भागलपुर तक इतना दूर ये फैला हुआ इसका जो है एरिया था। इतने दूर में ये विद्रोह हुआ था। अब हम लोग अगले पर आते हैं। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी जो है सही उत्तर है नहीं। अच्छा, एक चर्चा और यहाँ पर कर लेते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का पितामह कहा जाता है। आधुनिक बिहार का पितामह कह लीजिए या जन्मदाता कह लीजिए, सब एक ही बात है। तो स्वतंत्र ये बिहार की मांग जो उठी थी 1906 के आसपास, तो सर्वप्रथम महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे बिहार के मतलब विभाजन के मांग को लेकर के, कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाए ताकि बिहार का विकास अच्छे से हो सके। क्योंकि उस समय बिहार बंगाल में था तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन अलग राज्य के मांग के कारण बिहार में भी विकास शुरू हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, सच्चिदानंद सिन्हा। राजकुमार शुक्ल को आप जानते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सच्चिदानंद सिन्हा से आप इतना बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आधुनिक बिहार का पितामह कहा जाता है इसे। और शाहजानंद सरस्वती, हम लोग किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे आगे आते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो चंपारण में विपिन बिहारी शर्मा, जबकि रामवृक्ष बेनीपुरी पटना के नखास पिंड में, पटना के नखास पिंड में रामवृक्ष बेनीपुरी जो है ये पटना से जो है लड़ रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णिक प्रकाश के माध्यम से